मैं सिर्फ घूमने गई थी, लेकिन वाराणसी ने मुझे अंदर से बदल दिया। सच बोलूं, बनारस एक ऐसी जगह है जहां आप प्लान लेकर जाते हो लेकिन एक्सपीरियंस कुछ और ही बन जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गंगा आरती में बिना पैसे दिए फ्रंट सीट मिलना, पंडित जी का खुद मुझे दिया लगाने के लिए बुलाना, रात की वो बोट राइड और बनारस की वो एंडलेस गलियां, ये सब इतना अनरियल था कि मुझे लगा शायद बनारस सच में अपने पास सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता है जिन्हें वो बुलाना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना कंप्लीट 3 डेज बनारस एक्सपीरियंस, कैसे नागपुर से बनारस पहुंची, कितना खर्चा आया, कौन से घाट एक्सप्लोर किए और वो कौन सी चीजें थी जो बनारस को मेरे लिए अनफॉरगेटेबल बना गई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज सेकेंड डे जो मेरे साथ हुआ वो शायद मेरी लाइफ का मोस्ट स्पिरिचुअल मोमेंट में से एक था। तो मेरा बनारस जर्नी स्टार्ट होता है नागपुर से। बस से बनारस पहुंचने के बाद ऑनेस्टली मुझे लगा होटल ढूंढने में काफी स्ट्रगल होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली बस से उतरते ही मुझे रिक्शा मिल गई और रिक्शा वाले भैया ने खुद मुझे घाट के पास होटल्स दिखाने ले गए। काफी होटल्स देखने के बाद फाइनली एक होटल पसंद आ गया जो घाट से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। थोड़ा फ्रेश होकर और रेस्ट करने के बाद मैं रेडी होकर सीधा केदार घाट पहुंच गई और ऑनेस्टली वहीं से मेरा एक्चुअल बनारस एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। वहाँ मैंने डबल डेकर क्रूज की टिकट ली जो अराउंड 1200 रुपीज पर पर्सन थी। अब यहाँ आप छोटी बोट्स भी बुक कर सकते हो, लेकिन मुझे गंगा आरती प्रॉपरली देखनी थी, इसलिए मैंने डबल डेकर चूज किया। एंड ट्रस्ट मी, दैट डिसीजन वाज टोटली वर्थ इट। क्रूज में हमें बनारस के 84 घाट्स दिखाए गए और गाइड हर घाट की स्टोरीज और हिस्ट्री बता रहा था। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे पूरा एटमॉस्फेयर और मैजिकल लगने लगा और फिर एग्जैक्टली अराउंड 7 बजे गंगा आरती स्टार्ट होती है। ऊपर ओपन डेक पर बैठकर सामने जलते दिए, पंडितों की सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट, घंटियों की आवाज और सामने बहती माँ गंगा। ऑनेस्टली वो मोमेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। डबल डेकर होने की वजह से आरती का व्यू बहुत क्लियर मिलता है और शायद इसी वजह से वो एक्सपीरियंस इतना स्पेशल बना। क्रूज के बाद मैं सीधा काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए चली गई और मुझे लगा था कि बहुत भीड़ होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली उस टाइम क्राउड काफी कम था, इसलिए दर्शन भी काफी इजीली हो गए। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर ध्यान में रखिए। मोबाइल कैमरा और बड़े बैग्स टेम्पल के अंदर अलाउड नहीं होते। टेम्पल के बाहर लोकल फैसिलिटीज इजिली मिल जाती है। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वीआईपी दर्शन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है और क्योंकि सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर ही आए। जैसे ही आप कॉरिडोर के अंदर जाते हो वहाँ की एक अलग ही फीलिंग आती है। घंटियों की आवाज, हर महादेव की जयकारे, भक्तों की भीड़ और हवा में एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी। सच में ऐसा लगता है कि जैसे पूरा बनारस ही महादेव की एनर्जी में डूबा हुआ हो। दर्शन के बाद मैं थोड़ा बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करते हुए डिनर करने चले गई और ऑनेस्टली बनारस का स्ट्रीट फूड भी एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। कहीं कचौड़ी जलेबी, कहीं बनारसी पान, तो कहीं कैफे और कहीं रूफटॉप रेस्टोरेंट। और फिर फाइनली मैं होटल रिटर्न आ गई। सेकेंड डे, दूसरे दिन मेरा प्लान था बनारस को और क्लोज से फील करना, इसलिए मैं फिर से गलियों से होते हुए केदार घाट पहुंचती हूँ और वहाँ से घाट को पैदल एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती हूँ। और सच बोलूं, बनारस को पैदल एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस ही कुछ और है। हर थोड़ी देर में एक नया घाट, एक नई स्टोरी, एक नया वाइब। कहीं लोग मेडिटेशन कर रहे थे, कहीं लोग गंगा स्नान और कहीं फॉरेन टूरिस्ट बस चुपचाप बैठकर बनारस को फील कर रहे थे। एक्सप्लोर करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं नमो घाट भी जाऊंगी, लेकिन तब तक आरती का टाइम हो चुका था तो मैं रिटर्न दशाश्वमेध घाट आ गई और यहाँ आके लिटरली शॉक लग गया। इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मुझे बिल्कुल आरती के साइड में ही बैठने की जगह मिल गई। और जब मैंने वहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि कई लोग यहाँ 3 से 4 हजार रुपए देकर सीट्स को रिजर्व करते हैं, लेकिन मुझे 1 रुपए दिए बिना ही इतनी परफेक्ट जगह मिल गई। और उसके बाद जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। आरती स्टार्ट होने से पहले पंडित जी खुद मुझे दिया लगाने के लिए बुलाते हैं। यूजुअली ये सब पेड होता है, लेकिन मेरे साथ वो सब नेचुरली हो गया। उस वक्त मुझे जेन्युइनली लगा कि बनारस सिर्फ एक सिटी नहीं, एक एनर्जी है। आरती के बाद अब मैंने केदार घाट से जो अपोजिट वाली घाट्स थी उसे एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आरती के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इन घाटों को भी एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन रात भी हो चुकी थी और मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने घाट से ही 100 रुपये में बोट किया और 80 घाट पहुंच गई।
और ऑनेस्टली 80 घाट का वाइब बाकी सब घाटों से डिफरेंट लगा। यहाँ क्राउड भी ज़्यादा था, म्यूजिक भी, कैफे भी और एंटरटेनमेंट भी। ये बनारस का एक मॉडर्न और एनर्जेटिक साइड लग रहा था। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर से गलियों से होते हुए उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने चली गई और उसके बाद होटल में रिटर्न आ गई। अब बात करते हैं डे 3 की। बनारस में मेरा लास्ट दिन था और ऑनेस्टली कहूँ मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से वापस जाने का। ऐसा लग रहा था कि और एक्सप्लोर करूँ। मॉर्निंग में मेरा प्लान था कि रेडी होकर नमो घाट और गोदलिया मार्केट को एक्सप्लोर करूँ। तो ब्रेकफास्ट करके मैं रिक्शा से नमो घाट पहुंची और ये घाट काफी क्लीन और मॉडर्न फील देता है। वहाँ थोड़ा वॉक किया, थोड़ा फोटो शूट किया और बस गंगा को देखते हुए थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद प्लान था गोदलिया मार्केट घूमने का, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और मुझे सेम डे घर के लिए भी निकलना था, तो मैं होटल रिटर्न आ गई। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं सोनारपुरा मार्केट में बनारसी साड़ी देखने चली गई और ऑनेस्टली बनारसी साड़ी का कलेक्शन देखकर शॉपिंग का मन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से मैंने 1-2 साड़ी खरीद ही ली और फिर कुछ खा पीकर वापस बस पकड़ने के लिए निकल गई और इसी तरह मेरा बनारस ट्रिप खत्म हुआ। लेकिन सच कहूँ बनारस सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक एक्सपीरियंस था जो शायद लाइफ भर याद रहेगा। अब अगर बात करें पूरे ट्रिप के टोटल बजट की, तो ऑनेस्टली मुझे लगा था कि वाराणसी का ये ट्रिप काफी एक्सपेंसिव पड़ गया, लेकिन उसका भी एक रीजन था। एक्चुअली मेरा बनारस जाने का प्लान अचानक से बना था, इसलिए मुझे ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल पाई और इसी वजह से मुझे बस से ट्रेवल करना पड़ा, जिसका एक्सपेंस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हो गया। सबसे पहले नागपुर से बनारस आने के लिए मेरी बस टिकट अराउंड 2000 रुपीज की पड़ी। बनारस पहुंचने के बाद बस स्टैंड से होटल तक ऑटो वाले भैया ने अराउंड 200 रुपीज लिए। उसके बाद घाट के पास ही मुझे एक अच्छा होटल मिल गया, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बनारस जा रही थी और मुझे लोकेशन का आइडिया भी ज्यादा नहीं था, इसलिए होटल भी मुझे थोड़े एक्सपेंसिव मिले। होटल का रेंट अराउंड 2000 रुपीज पर डे था और क्योंकि मेरा 3 डेज का ट्रिप था, इसलिए होटल का एक्सपेंस 6000 रुपीज हो गया। फर्स्ट डे जो मैंने डबल डेकर क्रूज लिया था, उसका चार्ज अराउंड 1200 रुपए पर पर्सन था और ऑनेस्टली मेरे लिए वो एक्सपीरियंस वर्थ इट था, क्योंकि उसमें 84 घाट भी एक्सप्लोर कराए गए और गंगा आरती का व्यू भी बहुत अमेजिंग मिला। टेम्पल दर्शन और प्रसाद वगैरह मिलाकर अराउंड 1000 रुपीज का खर्च हुआ। अगर फूड की बात करूँ तो 3 दिन में रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड और कैफे मिलाकर मेरा अराउंड 3000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ। और ऑब्वियसली बनारस जाकर शॉपिंग तो बनती है, स्पेशली बनारसी साड़ी, तो शॉपिंग में मेरे अराउंड 4000 रुपीज खर्च हो गए और इसके अलावा लोकल ट्रेवलिंग के लिए ऑटो और रिक्शा में अराउंड 1000 रुपीज और लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा पूरा 3 डेज बनारस ट्रिप अराउंड 18,400 रुपीज में कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप पहले से प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हो, ट्रेन टिकट्स एडवांस में बुक कर लेते हो और होटल भी पहले से सर्च कर लेते हो, तो आप बनारस को इससे काफी कम बजट में भी कंफर्टेबली एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बनारस ट्रिप था, इसलिए एक्साइटमेंट में और थोड़ी प्लानिंग कम होने की वजह से बजट थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये था मेरा पूरा बजट प्लान। अगर आप भी कभी लाइफ में पीस फील करना चाहते हो या खुद को थोड़ा पॉज देना चाहते हो, तो एक बार बनारस जरूर आना। हो सकता है बनारस आपको भी कुछ ऐसा फील करा दे जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आप बनारस किसके साथ एक्सप्लोर करना चाहोगे। हर हर महादेव।